press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज आप लोगों को कक्षा 10 का साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो हम जानेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, क्षार का कैसा होता है। तो अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। तो इनको जानने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी पदार्थ होता है हमको पता नहीं होता है कि वो अम्ल है, क्षार है, क्या है ये, हम उनको चख लेते हैं कि वो किस प्रकार के हैं। अगर वो खाने में उनका स्वाद खट्टा होता है हम जानते हैं कि वो अम्ल है, और जिनका स्वाद कड़वा होता है उनको हम जानते हैं कि वो क्षार होते हैं। आपके परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति का पेट वगैरह खराब होता है उसमें हम क्या करते हैं, उनको हम कुछ सामग्री देते हैं ताकि उनकी जो पेट में जो दिक्कतें होती हैं वो दूर हो जाए। सबसे पहले हम उनको क्या देंगे, नींबू पानी देते हैं या सिरका का बेल देते हैं। तो हम जब भी देते हैं उनको तो हम ये याद रखते हैं कि उनका गुणधर्म क्या है, जो चीज़ हम उनको दे रहे हैं उस वस्तु का या फिर उस पदार्थ का गुणधर्म क्या होता है ये हम दिमाग में रखते हैं, तब हम उनको देते हैं कि ये चीज़ इनके लिए फायदे हैं या नहीं है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद जो होता है कड़वा होता है। तो आपको बताया जाएगा कि जो अम्ल होते हैं इसमें अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, वह जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं उनका स्वाद कड़वा होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। जो लिटमस पत्र होते हैं, पेपर होते हैं, वो प्राकृतिक सूचक होता है। और इसी प्रकार और भी चीजें होती है, जैसे हल्दी वगैरह हो गया, तो हल्दी भी एक सूचक की तरह ही कार्य करता है। तो लिटमस पेपर जो होते हैं आपकी जानकारी में बताते हैं कि जो लिटमस पेपर बनते हैं वो थाइलोफाइटा का जो समूह जो होता है उसमें एक लाइकेन नाम का पौधा होता है। लाइकेन नाम के पौधे से लिटमस पेपर को बनाया जाता है। जब लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं होता है तब वह नीले रंग का होता है, और जैसे ही लिटमस पेपर को हम अम्ल में डुबोते हैं तो वह जो होता है लाल हो जाता है, और जब उसको हम क्षार में डुबोते हैं तो वह लाल जो होता है, लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है या क्षार है। जैसे कि दो विलेन आपके पास है, दोनों का रंग एक जैसा है, तो हम उनको देखकर पता नहीं कर सकते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है। उनके लिए हमें सूचक का प्रयोग करना ही होगा, और उन सूचक को हम लिटमस पेपर के जरिए जो होता है सूचक में रूप में प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग करेंगे। उन दोनों विलेन में हम बारी बारी से डालेंगे, तो जो आपका नीला लिटमस होगा वह लाल हो जाता है, इसका मतलब वो अम्ल होता है, और जो लाल होता है लिटमस पेपर वह जब नीला हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि जो ये विलेन है वह आपका क्षार होता है। इनके अलावा और भी सूचक होते हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज होता है, फिनाल्फेरिन का विलेन होता है, तो ये भी सूचक की तरह कार्य करते हैं। कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं जैसे कि लाल पत्ता गोभी होता है, पिटूनिया का जो पौधा होता है, तो इन सब की जो पंखुड़ियां होती हैं वो भी सूचक की तरह ही कार्य करती हैं। तो इसमें हम आगे देखेंगे सूचक। तो सूचक क्या होते हैं, ये सूचक है। तो सूचक वह पदार्थ होते हैं या फिर सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जिनके माध्यम से हम किसी भी विलयन में अम्लता और क्षारकता की पहचान कर सकते हैं। किसी विलयन का हम अम्लता और क्षारकता पहचान कर सकते हैं, वो सूचक होता है। फिर से देखेंगे कि सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जिनके माध्यम से हम किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारकता को ज्ञात कर सकते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं। सूचक जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक होता है, कृत्रिम सूचक होते हैं, और तीसरा होता है घ्राण सूचक। इसको हम लोग कह सकते हैं गंध सूचक। तो ये जो सूचक होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक होता है, दूसरा है आपको कृत्रिम सूचक होता है, और तीसरा घ्राण सूचक या फिर गंध सूचक होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो जो प्राकृतिक सूचक होते हैं इनके अंतर्गत जैसे कि हल्दी हो गया, और इनके अलावा लाइकेन हो गया, पेटूनियम हो गया, तो ये सब जो होते हैं इनके अंतर्गत आते हैं।
उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और जो कृत्रिम सूचक होता है, इनके अंतर्गत हम मेथिल ऑरेंज को देखते हैं, फिनाइलफिनील के विलय को देखते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है वो घ्राण सूचक होता है या गंध सूचक होता है। तो ऐसे सूचक जो गंध के द्वारा हमें जानकारी दे सकते हैं, तो इसमें हम प्याज को, लहसुन को देख सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के सूचक में जो अगला टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार और लवण पढ़ना है हम लोगों को। देखते हैं अम्ल, यहाँ पे अम्ल, क्षार, लवण, ये 3 चीजें हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है पहले अम्ल। इसमें आपको जानना है कि अम्ल क्या है। पहले ही आपको बता दिया गया है कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन यहाँ आपको परिभाषा जाननी है अम्ल की। तो अम्ल की परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ हम जानेंगे अम्ल की परिभाषा। तो हम आपको बता रहे हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। फिर से बोलेंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो ये है वे पदार्थ, अम्ल की परिभाषा। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे देखिएगा, ये है HCl, H2SO4, HNO3 और भी है इसके अलावा, यहाँ हम आदि कर लेंगे। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो परिभाषा क्लियर हो गई अम्ल की। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो ये देखेंगे ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल है। और इनके अलावा भी और भी अम्ल होते हैं, जैसे हम बोल देंगे इसमें आपका एसिटिक अम्ल होता है। तो जितने भी अम्ल होते हैं ये इस प्रकार के, तो ये सब जलीय विलयन में घुल करके H+ आयन देते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित हो, वे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित हो वो अम्ल कहलाते हैं। लेकिन जब वो H+ आयन में टूटेंगे तो ये इसकी परिभाषा हो गई और इसके एग्जाम्पल हो गए। इसमें हम देखेंगे HCl देखेंगे, ये आपका HCl है। तो HCl 2 होते हैं, एक होता है शुष्क होता है और एक होता है विलयन में होता है। तो देखिए HCl ये है आपका शुष्क। तो जो शुष्क HCl होते हैं वो अम्ल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये H+ आयन नहीं देते हैं। जो शुष्क HCl होते हैं, मतलब ये गैसें होंगी, यहाँ पर शुष्क गैस है ये। तो HCl जो गैस होते हैं वह अम्ल नहीं होते हैं, क्योंकि ये H+ आयन नहीं देते हैं। जबकि जो आपका HCl का होता है विलयन, तो जो HCl के होते हैं विलयन, ये जो होते हैं H+ आयन देते हैं, ये H+ आयन देते हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, विलयन। इन्हें हम अम्ल कहेंगे। आपको इसमें हम दिखाएंगे इसका जो रिएक्शन, इसका रिएक्शन कैसे होगा उसको आपको इसमें दिखाते हैं। देखिए ये है आपका HCl, ये है HCl है, और इसको हम जल में यहाँ घोल रहे हैं, H2O, इसको हम यहाँ जल में घोल रहे हैं। तो ये HCl है और ये जल है, इनको हम घोलेंगे तो यहाँ आपका बन जाएगा। देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, H+ में टूटेगा, यहाँ हो जाएगा आपका H3+O, H3+O, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और यहाँ पे आपका हो जाएगा Cl- ऐसे HCl + H2O = H3+O + Cl। ये क्या हो जाएंगे, हम प्लस को यहाँ भी लिख सकते हैं या तो ऐसे करेंगे H3O+, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम अकेले नहीं लिख सकते हैं, या तो हम उन्हें अणु के रूप में लिखें या तो हम हाइड्रोनियम आयन के रूप में लिखेंगे।
ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल की परिभाषा हम दो कर सकते हैं, एक प्रयास कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देंगे उसे अम्ल कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था पहले ही यहाँ से कि वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, या फिर वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। तो ये अम्ल की परिभाषा हो गई और उसके यहाँ पर एग्जाम्पल हो गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई होगी और इसके एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गए होंगे। दूसरा है क्षार, ये तो अब हम इसको परिभाषित करेंगे, यहाँ से देखते हैं। तो क्षार किसे कहते हैं, हम यहाँ जानेंगे क्षार की परिभाषा। तो क्षार किसे कहते हैं, तो इनकी परिभाषा होगी वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। फिर से देख लेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक है, देखेंगे हम वे पदार्थ, यहाँ पे आपका है कि CaOH ट्वाइस है। जब हम इनको तोड़ते हैं तो क्या मिलता है आपका यहाँ पे Ca पर 2+ और प्लस OH माइनस 2OH-। आप देख रहे हैं कि ये पदार्थ जो है वो OH आयन दे रहे हैं, लेकिन कैसे दे रहे हैं वो देख रहे हैं हम आपको। इसमें क्या है CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O। इनको हम जब जल में मिलाते हैं तो हमको मिलता क्या है CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस मिलता है। तो ये आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे दे रहा है ना OH माइनस आयन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर OH माइनस आयन दे रहा है, मतलब ये क्षार हुआ, ये क्षार हो गए। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो इसी में एक होता है क्षारक होते हैं, इसी में एक क्षारक होता है। पहले हम उसको देख लेंगे क्षारक। तो हम इनकी परिभाषा आपको बताएंगे कि वे पदार्थ जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, वे पदार्थ जो अम्ल के साथ मिल करके लवण बनाते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। एग्जांपल्स का हम जो देखेंगे, ये है आपका यहाँ पर ZnO प्लस H2SO4। अब हम इनकी अभिक्रिया अम्ल से करवा रहे हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ZnSO4 प्लस H2O, ZnSO4 प्लस H2O। आप देख रहे हैं ये जिंक ऑक्साइड है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। जो यहाँ बन रहा है आपका यह जिंक सल्फेट है, अर्थात ये लवण यहाँ बन रहा है। लवण। तो वे पदार्थ जो अम्ल के साथ मिल करके लवण बनाते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। इसमें और भी एग्जाम्पल है, देखिए ये है आपका FeO है प्लस हम HCl से करवा लेते हैं, ये भी आपका अम्ल ही है, इनसे करवा लेते हैं तो आपका यहाँ लवण बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा आपका FeCl3 कर लेंगे और
यहाँ आपका हो जाएगा जल, H2O जल बन जाएगा। इसको हम लोग इक्वल कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 2 कर ले रहे हैं, यहाँ बनाते इसको ये ऐसे फेरस बना देंगे। इसकी वैलेंसी 2 होती है, 3 भी होता है 4 भी होते हैं, सॉरी 3 होता है 2 भी होते हैं। अगर 3 होता है तो इसको फेरिक कहते हैं और 2 होता है इसको हम फेरस कहते हैं। तो ये है फेरस क्लोराइड है ये। तो आप देखेंगे Fe सिंगल सिंगल है, हाइड्रोजन 2 है और Cl यहाँ 2 है और ये 2 है, ये आपका इक्वल है। तो ये भी जो FeO है वो भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बना रहा है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण को बना रहे हैं, अर्थात ये क्या है, ये भी आपका क्षारक है। तो क्षारक की जो परिभाषा हो जाएगी, हम क्या कहेंगे कि वे पदार्थ जो अम्ल के साथ मिल करके लवण बनाते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। तो क्षारक और क्षार दोनों शब्द अलग अलग हैं। तो ये क्या हो, क्षार क्या होते हैं, जो जल में घुल करके OH आयन देते हैं। तो ये जल में घुले हुए हैं और OH आयन दे रहे हैं, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा आपको ये, इसका मतलब क्षार होते हैं। और जो क्षारक होते हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया, वे पदार्थ जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्रदान करते हैं, लवण देते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। हमने ऐसे कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन नहीं देते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। इनकी अभिक्रिया जल से करवाएंगे तो आपको OH आयन नहीं मिलेगा। तो ये हो गया क्षार की परिभाषा और ये हो गया क्षारक की परिभाषा। आगे हम बताएंगे आपको लवण की परिभाषा। इसमें नेक्स्ट अगला है आपका लवण है। तो लवण किसे कहते हैं, लवण की क्या परिभाषा होती है, देखिएगा, जब अम्ल और क्षार परस्पर मिलकर लवण बनाते हैं, परस्पर मिलते हैं तो लवण बनता है। अम्ल और क्षार की जब परस्पर अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है। हम इसकी परिभाषा होगी कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। तो यहाँ हम किसी भी अम्ल को ले लेंगे और किसी भी क्षार को ले लेंगे जिनसे लवण बनता है, तो वहां जो पदार्थ बनेंगे हम लवण कहेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हम, तो ये है आपका HCl, ये अम्ल है और ये आपका है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षार है। ये है अम्ल और ये है आपके क्षार। जब अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे बनता है लवण, हो जाएगा यहाँ पे NaCl। देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इसका प्लस इसका माइनस, यहाँ आपका बन जाएगा H2O। देखिए इसका प्लस, ये प्लस है और इसका माइनस H2O बना, और ये जो है ये प्लस और ये माइनस NaCl, ये NaCl हो गया, ये आपका हो जाएगा लवण, ये आपका लवण हो जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड है ये, और ये आपका यहाँ पे जल बन जा रहा है। तो जब अम्ल और क्षार परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर लवण बन जाता है, यहाँ पे लवण बनता है। तो हम यहाँ पे और भी अम्ल ले सकते हैं, जैसे देखिए आपका है यहाँ पे H2SO4, और हम फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। तो देखिए ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ आपका बन जाएगा वही, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो इनका जो प्लस है इनके माइनस के साथ में यहाँ जल बना लेगा, और उसके बाद फिर इनका जो प्लस है इनके माइनस में तो यहाँ पे Na2 और SO4 यहाँ बन जाएगा। इसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट का फार्मूला है, और ये आपका लवण है।
ये लवण हो जाएगा। ये अम्ल है और ये क्षार है, तो हम इसको इक्वल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 सोडियम है तो हमें यहाँ 2 सोडियम करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन आपका यहाँ 2 हो गया है, बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन आपका 2 है, वहाँ आपका ऑक्सीजन 1 ही है, तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 हो गया ऑक्सीजन, 2 में 4 हाइड्रोजन, यहाँ कर लेंगे 4, ये आपका 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन से 4 करते हैं तो 2 दूना 4, फिर से देखेंगे, मिस्टेक हुआ था सर, देखेंगे फिर इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे देखिए, यहाँ हम 2 लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन, आपका ये समीकरण बराबर हो गया, बराबर है। तो जब अम्ल और क्षार परस्पर मिलते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो ये क्या हो गया, ये लवण की परिभाषा हो गई, ठीक है। लवण के उदासीनीकरण, तो आप समझ लीजिएगा वो क्या होते हैं। उदासीनीकरण, ये उदासीनीकरण क्या होता है, इसको देखेंगे। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब अम्ल और क्षार परस्पर मिलकर लवण और जल बनाते हैं, जब अम्ल और क्षार परस्पर मिलकर लवण और जल बनाते हैं, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे हम उदासीनीकरण कहते हैं। जब अम्ल और क्षार परस्पर मिल करके लवण और जल बनाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। देखिएगा इसका एग्जाम्पल, ये है HCl और प्लस NaOH, ये दोनों आपस में मिलेंगे, यहाँ बनेगा NaCl और प्लस H2O हो जाएगा, ये इस प्रकार। तो आप देख रहे हैं कि ये अम्ल और क्षार आपस में मिल करके लवण और जल बना रहे हैं। तो ये जो पूरी अभिक्रिया हो रही है, इस पूरी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। यहाँ यूनिटी है। तो जब अम्ल और क्षार परस्पर मिल करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया